देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरें देखिए फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, बने रहिए हमारे साथ। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर 69,000 शिक्षक भर्ती में से वंचित चयनित अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान अभ्यर्थी भीख नहीं अधिकार मांगते हैं, सम्मान सहित रोजगार मांगते हैं, योग्य अभ्यर्थी बेबस है, नियुक्ति कर दो सरकार, हाथ जोड़कर करे गुहार सहित सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। अभ्यर्थियों ने कहा कि कोर्ट के आर्डर को सरकार प्रे नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 2 तारीख को भारी संख्या में जुटकर अभ्यर्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहा अभ्यर्थी कल्पना ओझा ने, सुनवाते हैं आपको। हमारा पॉइंट है, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं, जिसका जो है कि 24 अक्टूबर को 3 महीना ऑर्डर रिजर्व हुए सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है। और हम लोग का मेन पॉइंट है, सरकार से निवेदन है हम लोग का कि सरकार ने जो भर्ती 2 पार्ट में विभाजित की है, प्रथम चरण को नियुक्ति पत्र मिल गया है और आधे हम लोग जो है 37,000 स्टूडेंट लगभग हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो हम लोग का सरकार से मेन निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रे करें, ऑर्डर जल्द से जल्द रिलीज कराकर दिवाली से पहले हम लोग को नियुक्ति पत्र बांटे। हम सभी योग्य अभ्यर्थी हैं। आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही तो क्या करेंगे? 2 तारीख को लखनऊ में फिर SCRT पे हम लोग धरना देंगे। आप अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम कल्पना मिश्रा है। संगठन में कुछ है? नहीं, किसी से। हम एक योग्य अभ्यर्थी हैं और हमारी हम लोग इतने 2 साल से अवसाद में चल रहे हैं इस भर्ती से और हम लोग को उम्मीद जगी थी कि सरकार एक साथ जो 67,000 की लिस्ट निकली थी उसको एक साथ भर्ती नियुक्ति दे करके पूरा करेगी, लेकिन सरकार ने 2 पार्टों में बांट करके इस भर्ती प्रक्रिया में आधे बच्चों को एकदम अवसादग्रस्त कर दिया है। तो हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने पूरे हो चुके हैं तो उसके लिए प्रे करें और जल्द से जल्द ऑर्डर निकलवाए और दिवाली से पहले हम लोग को नियुक्ति दें। प्रभारी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु स्वरोजगार बंद की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उद्यमी बंधुओं द्वारा मांग की गई कि औद्योगिक जिले क्षेत्र में जल निकासी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसका मुख्य कारण अतिक्रमण है, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने SDM सदर व शासी अधिकारी नगरपालिका परिषद आजमगढ़ को निर्देशित दिए कि संयुक्त रूप से अवैध अतिक्रमण हटाते हुए नाले का निर्माण कराना सुनिश्चित करें। उद्यमियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाने हेतु मांग की गई, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने पुलिस के अधिकारी को निर्देशित देते हुए कहा कि थानेदारी के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस की गश्त बढ़ाएं। उद्यमियों द्वारा यह भी मांग किया गया कि हथकरघा विभाग के बुनकरों की सब्सिडी का सर्वे किया जाना है, जिस पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बुनकरों के सब्सिडी का सर्वे समय सीमा के अंदर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी उद्यमियों से कहा कि अपने अपने उद्योगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना सुनिश्चित करें, जिससे कि पानी की बचत की जा सके। इस अवसर पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की समीक्षा की गई। अम्बेडकर नगर में 69,000 शिक्षक भर्ती के बचे हुए पदों को भरने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रथम चरण में 31,277 का चयन हो चुका है, द्वितीय चरण के लिए 37,339 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सरकार पैरवी कर जल्द से जल्द ऑर्डर पास कराया जाए, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। हम लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं। अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण के लिए शासनादेश जारी कर 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है। तो वहीं महिला अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रथम चरण में ज़्यादा मेरिट होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ है, उनका चयन कर उनके साथ न्याय किया जाए। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी। हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जिसका एक चरण जो है 31,277 पूर्ण हो चुका है और हम लोग दूसरे चरण के 37,339 सीट के लिए प्रतीक्षारत हैं, जिसका जो है निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है विचाराधीन है। हम लोग सरकार से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि वो जो है कोर्ट में प्रे करे, जल्द से जल्द निर्णय। हमारे 2 साल से त्यौहार और हम लोग के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जल्द निर्णय आए। मेरा नाम श्वेता साहनी है, मेरा गुणांक 72.39% है, लेकिन फिर भी मेरे से नीचे गुणांक वाले 64, 65, 63 और 69 के इधर वाले नहीं हुए हैं। हाई गुणांक होने के बाद भी मैं इस भर्ती से बाहर हूँ। इसका सरकार को सोचना चाहिए कि आप जो है लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही अन्याय किए हैं, क्योंकि जो हाई मेरिट वाली लड़कियां हैं वो टोटली बाहर है, चाहे वो जनरल, SC, ST कुछ भी हो। लड़कियों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और हाई मेरिट लेके भी हम लोग बाहर हैं। इसका मुझे बहुत अफसोस है और सरकार को इसकी जवाबदेही देनी ही होगी। आजमगढ़ में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का 20वां स्थापना दिवस निजामाबाद में तहसील स्थित सभागार कक्ष में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी निजामाबाद राजीव रतन सिंह की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही।
कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति द्वारा की गई। अपने संबोधन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी निजामाबाद ने आए हुए सभी आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि संस्था द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि पत्रकारों के मान सम्मान के लिए मैं किसी भी स्तर पर आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने कहा कि लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं आ रही हैं। हमें पत्रकारों को अपनी मर्यादा को नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी मर्यादाओं में रहकर पत्रकारिता करनी चाहिए। यदि हम अपनी मर्यादा में रहकर पत्रकारिता करेंगे तो हम दूसरे को भी उनकी मर्यादाओं का ध्यान दिलवा सकेंगे। यदि आप लोग अपनी मर्यादाओं में, अपनी सीमाओं में रहकर पत्रकारिता करेंगे, यदि कोई भी दिक्कत आपको आती है तो पूरा संगठन आपके लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा और आपको न्याय दिलाकर रहेगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक श्याम नारायण पांडे, राष्ट्रीय सचिव राजेश जैन, जिला अध्यक्ष जौनपुर आद्य प्रसाद सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आए हुए सभी पदाधिकारियों का तथा मुख्य अतिथि का मन मोह लिया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति द्वारा विशेष रूप से प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे का प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मान भी किया गया। आए हुए सभी पत्रकारों का तथा सभी पदाधिकारियों का प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर आजमगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी अजय कुमार मिश्रा तथा जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय व अबुल बसर आजमी, तहसील अध्यक्ष तनवीर आलम, जिला महामंत्री नूरुल एंड फिरोज सहित सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। तहसील अध्यक्ष ने नगर ब्रिजभूषण रजक की भी उपस्थिति उल्लेखनीय रही। नारी शक्ति संस्थान के महिला सदस्यों का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। साथ में संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जिला अध्यक्ष आजमगढ़ अजय कुमार मिश्र द्वारा मनोज कुमार को संगठन मंत्री तथा गोरख राजभर को जिला सचिव एवं प्रेम प्रकाश दुबे कुमार को जिला सचिव के पद पर नियुक्त करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उनके नाम की घोषणा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति द्वारा प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे तथा पूर्वांचल प्रभारी अजय कुमार मिश्र की संस्तुति पर जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के पूर्वांचल प्रवक्ता के रूप में उनके कार्य करने की घोषणा भी की गई। अंत में प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे द्वारा एवं जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा अजय कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष एवं पूर्वांचल प्रभारी, और प्रांतीय संरक्षक संजय कुमार पांडे ने, आपको बारी बारी से इन दोनों की बात सुनवाते हैं। के साथ मनाया गया, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि एसडीएम निजामाबाद श्री राजीव रतन सिंह जी रहे। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के अभिभावक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद वाचस्पति जी, उनके नेतृत्व में संगठन बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, जिनका आशीर्वाद इस संगठन को बराबर मिलता रहा है, मैं उनका भी इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जौनपुर से चल के आए हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश जैन जी का और हमारे जिलाध्यक्ष जौनपुर एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आद्या प्रसाद सिंह जी का आशीर्वाद भी, स्नेह भी इस संगठन को बराबर मिलता है। उनका हम इस धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। मैं आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आप सभी पत्रकार भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं, और हमारा एक प्रत्येक सदस्य जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य है, मैं इसको विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, यदि आप लोग अपने सीमित दायरे में रहकर पत्रकारिता करेंगे, अपनी हदें आप लोग मत भूलिए, तो हम प्रशासन को भी उसके हद में रहने के लिए बाध्य कर देंगे। मेरा आपसे वादा है। बहुत बातें न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। तो ऐसी महानुभूतियाँ जो सादगी के प्रतीक देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना, उसी क्रम में जिले में हर तहसील में जो है यह जो स्थापना दिवस 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। उसी कड़ी में आज तहसील इकाई निजामाबाद के परिसर में 20वां स्थापना दिवस मनाया गया। हमारे माननीय एसडीएम साहब, हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
हमारे आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय संरक्षक जी, हमारे डॉक्टर राजेश जैन साहब, तमाम हमारे विशिष्ट अतिथियों ने जो है अपना अमूल्य समय दिया, अमूल्य उद्बोधन दिया। हमारे माननीय अध्यापक प्रसाद सिंह साहब और हमारे कर्मठ जिला अध्यक्ष अजय मिश्र जी, तमाम ऐसे हमारे साथियों ने जो आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया। आज संगठन बड़े ही मजबूती के साथ पत्रकारों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके अधिकारों के लिए यह लामबंद होकर आगे आने का काम किया है। मैं हमारे शानदार तहसील अध्यक्ष हमारे तनवीर आलम साहब, नूरलैन जी, भाई मनोज जी, तमाम ऐसे साथी जो एकजुट होकर हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भविष्य में भी इस तरह का कार्यक्रम होता रहेगा और जो भी हम लोग का सहयोग रहेगा हम लोग बराबर सहयोग देते रहेंगे। आगामी त्यौहार को देखते हुए थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई है। बता दें कि उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर दिनेश मिश्रा तथा क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर महेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में थाना प्रभारी दिनेश कुमार यादव द्वारा थाना परिसर में माह अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्योहारों दुर्गा पूजा, बरावफात, चेहल्लुम, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली, गोवर्धन पूजा आदि को देखते हुए शांति कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जगह जगह प्रतिमा स्थापना, पूजा, मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती है, जिसमें भारी जनसमूह एकत्रित होने की संभावना रहती है। कोविड-19 के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, आयोजकों को अपने समस्त स्टाफ के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मूर्तियों का स्थापना खुले मैदान या खाली स्थल पर ही की जाए तथा मूर्ति का आकार छोटा हो, मैदान की क्षमता से अधिक लोग ना इकट्ठा हो, चौराहों तथा सड़कों पर कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, अन्यथा कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मूर्ति विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहन, ठेला आदि का ही प्रयोग किया जाए। विसर्जन में कम से कम व्यक्तियों की अनुमति होगी, पर कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजेगा, ना ही तो कोई जुलूस निकलेगा। क्या कुछ और कहा महेंद्र शुक्ला, क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर ने, आपको सुनवाते हैं। पूरे देश में 10वीं को मेला लगता है और अतरौलिया बुढ़नपुर सर्किल के अतरौलिया थाना क्षेत्र अतरौलिया बाजार में मेला पूर्णिमा को लगता है। और मेला को लेकर के चूँकि सर ऐसे कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है, मूर्तियाँ कैसे स्थापित होंगी, शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं वो सबको सुना दी गई हैं और उनकी एक एक प्रतियाँ दी जा रही हैं कि जो निर्देश हैं उनका वो पूर्ण रूप से अनुपालन करें और उसी के अनुरूप अपना ये त्यौहार मनाएं। सर चूँकि मेला संख्या के हिसाब से मूर्तियाँ तो कम रखी जा रही हैं, फिर भी विसर्जन को लेकर के प्रशासन और उसकी क्या तैयारी? प्रशासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि मूर्तियों के विसर्जन में कम से कम लोग रहें और डीजे वगैरह का प्रयोग ना करें, जुलूस वगैरह ना निकालें, सामान्य रूप में जाके अपना तालाब में या बनाए हुए गड्ढों में उनका विसर्जन करें। सर चूँकि अतरौलिया मूर्ति विसर्जन का पुराना इतिहास है, आए दिन हैदरपुर और अन्य जगहों से लेकर के मारपीटे की खबरें बराबर आती हैं, इस बार सर उसको कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था? सभी जो भी विसर्जन वाली बातें हैं जहां मारपीट पूर्व में हुई हैं वहां अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा, उसको हर दशा में रोका जाएगा, कहीं मारपीट ना हो, सब कुछ सकुशल अच्छे से संपन्न हो। इसके लिए आप लोगों से भी ये निवेदन करेंगे कि सब लोगों को आप बताएं, समझाएं, त्यौहार अच्छे से सकुशल संपन्न हो। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने थाना फूलपुर की पुलिस ने चोरी की एक ट्रैक्टर व ट्राली के साथ जहां एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, तो ही थाना कंदरापुर की पुलिस ने भी 2 अदद अवैध तमंचा व कारतूस के साथ हत्या के प्रयास में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर थाना फूलपुर की पुलिस और थाना कंदरापुर की पुलिस ने की है और इस कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की कार्यकर्ताओं की एक बैठक प्रिंस सिंह राजपूत मंडल कोऑर्डिनेटर ऑफ कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग आजमगढ़ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर गोरखनाथ यादव उपस्थित थे। बैठक में आजमगढ़ जनपद में सोशल मीडिया विभाग के गठन पर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर विवेक राय, आशुतोष रजत, अमर बहादुर यादव, स्वदेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे।
अतरौलिया में ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधानपति द्वारा आवास के चयन में खुली बैठक ना कराकर मनमाने तरीके से सूची बनाने के संबंध में उप जिलाधिकारी बुढ़नपुर को ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि थाना क्षेत्र के भरसानी गांव निवासियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधानपति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनमाने तरीके से आवास की सूची बनाकर अपात्र लोगों को आवंटन किया गया तथा पंचायत भवन पर ना तो सूची प्रदर्शित की गई और ना ही खुली बैठक की गई, जिससे गांव वालों को कोई जानकारी नहीं मिली। इस बाबत ग्रामीणों द्वारा प्रधानपति और सेक्रेटरी से पूछने पर पता चला कि पाल व्यक्तियों की सूची से नाम, पात्र व्यक्तियों का सूची से नाम काटकर तथा पूछने पर मनमाने तरीके से जवाब दिया जाता है और बताया जाता है कि आप लोगों का नाम कट गया है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि कभी भी ग्राम पंचायत भवन पर कोई खुली बैठक नहीं की जाती है, जिससे गाँव वालों को सुलभता मिले। परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए हफ्तों दौड़ाया जाता है। तो वही ग्राम वासियों का आरोप है कि गांव में किसी भी प्रकार का प्रधानपति द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया है, सिर्फ कागजों में विकास कार्य दिखाई देता है। जमीन पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी पात्र लाभार्थी को आवास नहीं मिला, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, सुनवाते हैं आपको। सुरेंद्र प्रसाद यादव। क्या है परेशानी आपकी? हम लोग ग्राम सभा सदस्य हैं। 5 साल बीत गया, ग्राम सभा की एक भी बैठक नहीं हुई, सदस्यों से भी कोई राय नहीं ली जाना, कोई उनके भनक डाली जाती क्या ग्राम सभा में हो रहा है। सब काम मन जाना घर जाना किया जा रहा है। चस्पा सूची चस्पा के लिए कहा जा रहा है महीनों भर से, कोई सुनाई नहीं पड़ रहा है, न सेक्रेटरी को न प्रधान जी को। आपने इसके बाद कहीं आपने शिकायत की है उच्च अधिकारी को, एसडीएम को या बीडीओ को? नहीं, अभी नहीं किया। एसडीएम को ये प्रार्थना पत्र आपने दिया? एसडीएम को दिया गया लोगों द्वारा। एसडीएम प्रार्थना पत्र जी दिया गया। इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई सर। पुष्पा। क्या आपने प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ क्या प्रार्थना पत्र? यही जो है कि फार्म भरे थे मतलब कॉलोनी के लिए, तो 200 रुपये एक बार दिए, फिर फोटो करने के लिए घर पे आए, फिर 100 रुपये मैंने दिए, फिर कुछ भी नहीं है। कॉलोनी सुन रहे थे आई है वो भी कट गई, नहीं मिली। कितना लेते हैं पैसा प्रधान फॉर्म भराने के लिए आपसे? फॉर्म भराने के लिए 200 रुपये दिए थे। सेक्रेटरी क्या कहते हैं आपसे? सेक्रेटरी कह रहे थे कि मिलेगी कॉलोनी, लेकिन अभी तक कॉलोनी नहीं मिली। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। साल में कुछ मिलबे ना ही कुछ भी नहीं मिला। जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने शैक्षिक सत्र 2020-21 में जनपद के समस्त स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, BEd, BTC, आयुर्वेद, होम्योपैथ, डी फार्मा, एलोपैथ एवं समस्त टेक्निकल मेडिकल शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांतर्गत अपने स्तर से संस्था की निर्धारित फीस लॉ करते हुए फीस लॉक स्वीकृति सीट एवं मान्यता के प्रमाणित प्रति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी आजमगढ़ में 31 अक्टूबर 2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं, ताकि सक्षम स्तर से अनुमोदित फीस कोर्स लॉक किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायी स्वयं संस्था की होगी। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण प्रदेश में रिओपन के संबंध में निर्देश जारी करते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जाँच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम कोलबाज बहादुरपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम कोलपांडे तहसील सदर में व्यक्तियों की कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के नमन के घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलबाज बहादुरपुर तहसील सदर, राजेश यादव घर के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम कोलपांडे तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। रेवती पुलिस एसओजी बलिया व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा 15/10/2020 को थाना रेवती अंतर्गत दुर्जनपुर हत्याकांड में वांछित 50-50 हज़ार रुपये के पुरस्कार घोषित 2 नामजद अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रेवती पुलिस व एसओजी बलिया व सर्विलांस की संयुक्त टीम को महत्वपूर्ण ये सफलता हासिल हुई है, जिसमें दुर्जनपुर हत्याकांड में वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या कुछ कहा है एसपी बलिया ने, आपको सुनवाते हैं। थाना रेवती अंतर्गत ग्राम दुर्जनपुर में दिनांक 15/10/20 को जयप्रकाश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना रेवती में अभियोग पंजीकृत है। वांछित अभियुक्तों की तलाश में रेवती पुलिस थी, जिसमें 2 वांछित अभियुक्त
गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम प्रयाग सिंह व प्रभात सिंह हैं। गिरफ्तार कर इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी संकाय के जनसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन विषयक वेबिनार का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के राष्ट्रीय सचिव अतुल भाई कोठारी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के विविध आयामों पर विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति से भारत विश्वगुरु बनेगा। देश के सभी शिक्षण संस्थानों को पाठ्यक्रमों पर नए सिरे से विचार कर इसे विकसित करना होगा। 150 सालों से हमारे पाठ्यक्रमों से गायब भारतीय ज्ञान परंपरा के मूलभूत ज्ञान को ही समाहित करना होगा। उन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय करने की पहल का स्वागत करते हुए कहा कि मानव सोर्स तो हो सकता है पर कभी रिसोर्स नहीं हो सकता, इसलिए शिक्षा मंत्रालय का नामकरण एवं सराहनीय और उचित कदम है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के इतने समय बाद हम अपनी भाषा में तकनीकी व अन्य पुस्तकें नहीं बना पाए, इस समस्या का निराकरण होगा, ऐसी आशा है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों की एक आकस्मिक बैठक उपाध्यक्ष बिलाल अहमद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फरिया पुलिस चौकी इंचार्ज द्वारा पत्रकारों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की निंदा की गई और जनपद में लगातार बढ़ रहे अपराधों पर विशेष चिंता व्यक्त की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर गोरखनाथ यादव भी उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा कि जनपद में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस अपराधियों के आगे असहाय स्थिति में है, तो वही वर्तमान सरकार में पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना भी मुश्किल हो गया। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की हमेशा से पक्षधर रही है। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगी। फरिया पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार एवं मारपीट करने वाले पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई की मांग करती है। बैठक के अंत में कांग्रेस पीसीसी सदस्य राम गणेश प्रजापति की माता जी के निधन पर कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है, तो वही अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के हसनपट्टी गांव का है, जहां एक विद्यालय प्रबंधक को मनवड़ किस्म के व्यक्ति द्वारा 40,000 रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राहुल यादव नामक व्यक्ति, जो काफ़ी मनवड़ व दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसके द्वारा मुझसे 40,000 रुपये की रंगदारी मांगी जा रही है। पैसे ना मिलने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत के दौरान साहिल यादव, विद्यालय प्रबंधक ने, आपको सुनवाते हैं। मैं साहिल यादव, सेंट जोसेफ स्कूल प्रबंधक जैनपुर। आज क्या मामला है? मैं आया था साहब को दरख्वास्त देने। मुझे परसों शाम को मुझे राहुल यादव के द्वारा 40,000 की रंगदारी मांगने का जो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूरी तरीके से गाली देते हुए और ये कहते हुए कि तुम घर से बाहर निकलोगे तो जान से मार दूँगा, इस तरह का जो उन्होंने मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया। उस विषय में मैंने एसपी साहब को अपनी बात बताई और मैंने सरकार सर जो इस पर आवश्यक कार्रवाई हो सकती है करिए। इससे पहले कहीं थाने में दरख्वास्त? जी, मैंने कल थाने में दरख्वास्त दी। क्या बोले? उन्होंने बोला ठीक है, मौके की जांच की जाएगी। मैंने उनसे बताया भी कि सर मेरा मामला जो है काफ़ी रिस्की है, मैं विद्यालय चलाता हूँ, माताजी मेरी इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, पिताजी आर्मी में हैं, मैं घर पे अकेले रहता हूँ और इस तरह की समस्या है। काफ़ी वारदात ऐसी होती जा रही है समाज में, जिससे बाद में कुछ नहीं हो पाता है। मौके पर सर मुझे इस तरह से सुरक्षा दी जाए। तो कार्रवाई नहीं हुई कभी? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर ने कहा है कि मौके की जाँच करके आपसे कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक में मनरेगा के तहत करोड़ों के घोटाले का मामला संज्ञान में आया। सामाजिक समरसता विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद नेता ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देने के बाद 5 बिंदुओं पर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सामाजिक समरसता विचार मंच व सपा के प्रदेश महासचिव आजाद नेता ने बताया कि सठियाव ब्लॉक में मनरेगा अंतर्गत CIB बोर्ड लगाया जाना था। बोर्ड लगाए जाने के लिए 84 ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए जारी किया गया, लेकिन बोर्ड नहीं लगाए गए। उन्होंने ब्लॉक कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए का फर्जी भुगतान करने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से वो जांच की मांग की है। क्या कुछ कहा आजाद नेता ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आज़ाद नेताजी के नाम से सभी लोग जानते हैं। मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ
और अखिल भारतीय समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप आज विकास भवन में आए हैं, क्या समस्या है कि आप यहाँ पर आए हैं? आज समस्या ये है कि सठियाव ब्लॉक के अंदर बीडीओ और अकाउंटेंट और आपके ADO-ISB के मिली भगत से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो गांव में CIB बोर्ड लगने हैं 84 गांव में, बिना बोर्ड लगे, बिना MB के और कागज़ पे सारा भुगतान कर दिया गया है। और अब तक तो जो है प्रदेश बलात्कारियों से परेशान था, अब तो भ्रष्टाचारियों से परेशान चल रहा है। और सठियाव ब्लॉक आजमगढ़ ज़िले का सबसे भ्रष्ट ब्लॉक है, जहां पर 20 से 30% प्रधानों से कमीशन लिया जाता है और प्रधान अपने आप को असहाय और जो है कमज़ोर समझकर कहीं कोई बात उनकी सुनी नहीं जाती है। प्रधान पूरे सठियाव ब्लॉक के बहुत असंतोष व्याप्त है। आप CDO साहब से कहे तो CDO साहब ने क्या आश्वासन CDO दिया? साहब ने कहा है कि हम इनको स्थानांतरण कर दिए हैं। जो है आपके ADO साहब का अभी तो नहीं किए हैं और BDO साहब का स्थानांतरण कर दिए हैं और आपके अकाउंटेंट साहब का स्थानांतरण कर दिए हैं। तो किसी घोटाले के निस्तारण किसी घोटाले का निस्तारण किसी का स्थानांतरण करके नहीं होता। किसी का स्थानांतरण जो है नहीं होता। स्थानांतरण करके किसी दोषी को बख्शा नहीं जा सकता। जिसके ऊपर दोष सिद्ध हो रहा है, वो BDO साहब हों, अकाउंटेंट साहब हों, ADO साहब हों, ये दोषी हैं, पाए गए हैं। CDO साहब ने साफ साफ कहा है कि ये दोषी पाए गए हैं, इनके खिलाफ FIR करूंगा, जेल भेजूंगा मैं। तो मैं CDO साहब से इस बात को बहुत मजबूती से कहा हूं कि अगर समय रहते इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, इनको जेल की सलाखों में नहीं भेजा गया, तो ये आज़ाद नेता बहुत ईमानदारी से कहने वाले हैं, मुखर आवाज़ और स्पष्टवादी राजनीति करने वाला मैं विचार का आदमी हूं। अगर बात 15 दिन के अंदर जेल की सलाखों में भेजकर इनके खिलाफ अगर रिकवरिंग नहीं कराई गई तो 15 दिन का समय है। अगर 15 दिन के अंदर इनके खिलाफ अगर संतोषजनक कार्रवाई की गई तो सभी लोग धन्यवाद देंगे, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे प्रधान संघ के लोग, आम जनता और प्रधान संघ के लोग पूरा 84 गांव के प्रधान अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोलकर और जिला और प्रदेश का और सड़क से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने रिक्शा स्टैंड के समीप विरोध प्रदर्शन करते हुए महबूबा मुफ्ती का पुतला फूंकाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संगठन मंत्री शिवम पांडे ने कहा कि देश के अंदर रह रहे देश विरोधी बातें करने वालों को संगठन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है कि हम भारत के झंडे को नहीं मानते, कश्मीर का पुराना झंडा ही हमारा झंडा है। हम भारत सरकार से महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कुछ कहा शिवम पांडे ने, आपको सुनवाते हैं। शिवम जिला संगठन मंत्री। क्या नाम है आपका? शिवम जिला संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ गोरक्ष प्रांत। आज की समूह के लिए क्या देश के अंदर देश में रह करके देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने वाले लोग, देश विरोधी बयानबाजी करके अपना पब्लिसिटी बटोरने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसी क्रम में महबूबा मुफ्ती ने आज कल बयान दिया था कि हम तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानते हैं। जो कश्मीर का पुराना झंडा है वही हमारा झंडा है और हम जब तक जिएंगे तब तक कश्मीर तिरंगा नहीं उठाएंगे। तो मैं महबूबा मुफ्ती जी उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पुतला दहन किया है आजमगढ़ कलेक्ट्रेट चौक पे। और इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि देश के अंदर रह करके देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको विद्यार्थी परिषद बख्शेगा नहीं। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जितना हम सक्षम रहेंगे उतना करेंगे। हम सरकार से और माननीय जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मांग करते हैं कि इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसा घटिया कृत्य कोई दोबारा ना करे और किसी के अंदर ऐसा दुस्साहस न हो कि वो इतना घटिया काम करे। हम जिस देश में रहते हैं, यहाँ खाते हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ का हवा लेते हैं, और हमारे मन में इसी देश के प्रति ऐसी भावना, ऐसी कुंठित मानसिकता वाली भावना अगर आती है तो कहीं न कहीं यह इस राष्ट्र के हित में नहीं है। आजमगढ़ जिले की रानी की सराय में आज के दिन मेला लगता है जो रात भर चलता है। स्थानीय लोगों के लिए रानी की सराय मेले का बहुत बड़ा महत्व होता है और मुख्य मार्ग जाम कर दिया जाता है। इसमें दूर दराज से लोग इस मेले को देखने आते हैं। यही नहीं,
प्रदेश व प्रदेश के बाहर निवास करने वाले लोग भी अपने परिजनों से मिलने के लिए इस मेले के बहाने आते हैं और 2-4 दिन परिवार में रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं। लेकिन कोरोना का असर इस मेले पर ऐसा पड़ा है कि सब कुछ रफूचक्कर हो गया है, तो वही बाहर से आने वाले व्यापारी भटकने को मजबूर है। प्रभारी निरीक्षक रानी किसराय ने सभी व्यापारियों व समस्त नागरिकों का अभिनंदन करते हुए कहा है कि कोविड-19 की वैश्विक आपदा को देखते हुए इस वर्ष कस्बा रानी किसराय के ऐतिहासिक दशहरा के मेले का आयोजन पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शासन के जो निर्देश आए हुए हैं उन्हें हम सभी को कड़ाई से पालन करना होगा और जो लोग इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा वॉइस मैसेज के माध्यम से प्रभारी निरीक्षक रानी किसराय ने, आपको सुनवाते हैं। मैं प्रभारी निरीक्षक थाना रानी की सराय व कस्बा इंचार्ज आप सभी व्यापारी बंधुगण व समस्त नागरिकों का अभिनंदन करते हैं। कोविड-19 के वैश्विक आपदा को देखते हुए इस वर्ष कस्बा रानी की सराय के दशहरा के मेले के आयोजन पर कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत शासन के जो दिशा निर्देश आए हुए हैं उन्हें हम सभी को कड़ाई से पालन करना है। कस्बे में लगे समस्त पंडालों का स्वरूप छोटा होगा, मूर्तियां छोटी होंगी, लाइटिंग की व्यवस्था सीमित क्षेत्र में होगी, म्यूजिक सिस्टम पंडाल के अंदर ही लगेंगे, पंडाल के बाहर किसी भी प्रकार का कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं होगा। आयोजक मंडल कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजेशन इत्यादि संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। पंडाल के इर्द गिर्द के भीड़ को नियंत्रित करेंगे व कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करेंगे। मेले पर पूर्णतः प्रतिबंध शासन द्वारा लगाया जा चुका है। ऐसी दशा में कोई भी बाहरी फेरी वाले अपनी दुकान सड़क पर नहीं लगाएंगे। जिस भी दुकान अथवा घर के सामने यदि कोई फेरी वाला कोई ठेला अथवा जमीन पर रखकर किसी के द्वारा सामान बेचा जाता है तो इसकी जिम्मेदारी मकान मालिक या दुकान मालिक की होगी। अतः आपसे निवेदन है कि अपने घर के सामने या अपनी दुकान के सामने किसी भी प्रकार के किसी भी फेरी वाले को अथवा जमीन पर रखकर सामान बेचने वाले व्यक्तियों को बिक्री नहीं करने देना है, दुकान नहीं लगाने देनी है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मूर्ति विसर्जन होना है। मूर्ति विसर्जन दिनांक 28 अक्टूबर को सुनिश्चित है, किंतु पूर्व के विसर्जन का रास्ता खराब हो जाने के कारण इस वर्ष मूर्ति विसर्जन रानी की पोखरा आर्य समाज मंदिर होते हुए किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। अतः आप सभी आयोजक मंडल अपनी सुविधा के अनुसार समय से तैयारियां करना सुनिश्चित करेंगे। मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़े म्यूजिक सिस्टम, डीजे और अधिक शोरगुल वाली सामग्री पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत आयोजक मंडल पर कड़ी विधिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी असुविधा के लिए अथवा जानकारी के लिए अपने स्थानीय थाने पर संपर्क कर सकते हैं। आपके सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और थाना रानी की सराय पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। धन्यवाद। जय हिंद। घाटमपुर विधानसभा कानपुर से खबरें, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने घाटमपुर कस्बा पतारा वरीपाल सिरसा पटरी सजेती सेवदी चिल्ली गांव में विश्वकर्मा समाज की बैठकें करके सपा प्रत्याशी इंद्रजीत कोरी को जिताने की अपील की है। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम भाजपा सरकार में हो रहे उत्पीड़न और अपमान का जवाब उपचुनाव में उसे अदा कर दें। उन्नाव के बिहार थाना में भाटनखेड़ा गांव में मोहिनी विश्वकर्मा को जिंदा जलाने की घटना को पूरा देश ने देखा है। आए दिन समाज की हत्याएं, बलात्कार, मारपीट की घटनाओं को सरकार रोकने में असफल रही है। समाजवादी पार्टी लगातार विश्वकर्मा समाज की लड़ाई लड़ रही है और समाज की मदद कर रही है। सपा ही विश्वकर्मा समाज की सच्ची हितैषी है। अगर विश्वकर्मा समाज का सम्मान बचाना है और समाज का उत्पीड़न को रोकना है तो सपा की सरकार बनाए। उपचुनाव जीतने के बाद से सपा की सरकार बनने की चर्चा शुरू हो जाएगी। श्री विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज का विकास सपा सरकार में केवल श्री अखिलेश यादव और नेताजी ने किया है। सपा सरकार में विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। भाजपा सरकार ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिवस के अवकाश को रद्द करके विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। सपा सरकार बनने पर पुनः विश्वकर्मा पूजा का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा तथा विश्वकर्मा समाज को सरकार और योजनाओं में जनसंख्या के अनुरूप भागीदारी दी जाएगी। भाजपा पिछड़े वर्गों और विश्वकर्मा समाज की विरोधी है।
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत लॉकडाउन से प्रभावित स्याही पथ विक्रेताओं हेतु आजीविका रोजगार प्रारंभ करने हेतु एक लघु ब्याज आधारित अनुदान ऋण सुविधा प्रारंभ की गई है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश के पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल संवाद किया गया। इस कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा आगरा की फल विक्रेता प्रीति, बनारस के मेमो कॉफी विक्रेता अरविंद मौर्य और लखनऊ के लैया चना मटर बेचने वाले विजय बहादुर से बात की गई। इसी के साथ ही एनआईसी आजमगढ़ में प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा राहुल चौहान, रतन चौहान, रमेश वर्मा, चंदन पाठक, गीता देवी को 10-10 हज़ार रुपये ऋण का स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। जनपद आजमगढ़ में अब तक 1778 लोगों को यह ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह, पीओ जुड़ा अरविंद कुमार पांडे, एलडीएम यूबीआई शंकर चंद सामंत उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा किया गया। इस बाबत क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष भाजपा ध्रुव सिंह और गौरव कुमार सदर एसडीएम ने, सुनवाते हैं आपको। आज हमारे प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत जो हमारे स्ट्रीट वेंडर, ठेला, खोंचा, रेहड़ी, जो लोग ही इस प्रकार से सड़कों पर घूम रहे थे और उनका रोजगार सही से नहीं चल रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और यशस्वी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी उस सोच को पूरा करने के लिए आज प्रधानमंत्री स्वनिधि का उन्होंने उद्घाटन किया। कई अपने स्ट्रीट वेंडरों को उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से खाते में जो पैसा गया उसका प्रमाण पत्र दिया। उसके अंतर्गत सीधी गोरखपुर और आजमगढ़ के लोगों से और तमाम जो अपने गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल में पड़ते हैं सबसे वेंडरों से उन्होंने सीधी वार्ता किया, उनके बारे में जानकारी दिया। उसी के अंतर्गत अपने आजमगढ़ में 2268 का चयन हुआ है और 549 लोगों के खाते में पैसा चला गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत, जो बैंक में अपना आवेदन किए थे ऑनलाइन, और वो पहुंच गया है। और आज यहाँ अपने नगर पालिका ईओ साहब के माध्यम से आज प्रमाण पत्र का वितरण था और इसमें आज उनको प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। उनसे भी हम लोग बातचीत किए, बहुत लोग खुश हैं और अपने इस योजना के लिए जो बेरोजगार लोगों के लिए अपने प्रधानमंत्री जी स्ट्रीट वेंडरों के लिए बांट रहे हैं। हम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के भी प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बधाई देते हैं। इस प्रकार से अपना देश आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होगा। जो प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो मुख्यमंत्री जी की सोच है, वोकल को लोकल बनाना, वह सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जो पथ विक्रेता हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जो 10,000 रुपये का मंथली लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके संबंधित ये कार्यक्रम है। तो जनपद में प्रत्येक नगर पालिका नगर पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस पर वर्चुअल माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो सर्टिफिकेट्स हैं लोगों को दिए जा रहे हैं। जो यहाँ कितने लोग को दिया गया? देखिए यहाँ लगभग 950 लोग जो है चयनित किए गए थे, जिनका 550 रुपये के 550 लोगों के खाते में पैसा आ गया है। काफ़ी लोगों के खाते में जल्दी करते जाएंगे। आप स्ट्रीट वेंडरों से क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रीट वेंडरों से ये कहना चाहेंगे कि देखिए जो ये माइक्रो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका सुसंगत जो है प्रयोग करें, अपने व्यवसाय को और बढ़ाएं ताकि और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने का प्रयास है माननीय प्रधानमंत्री को सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका व्यवसाय बढ़ सके और अपनी आमदनी से अपने परिवार को। आजमगढ़ के अतरौलिया में विद्युत विभाग द्वारा नगर पंचायत समेत ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीमें गठित कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें क्षमता से अधिक लोड तथा चोरी के कनेक्शनों पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बिना मीटर के विद्युत उपयोग कर रहे लोगों को मीटर लगवाने की सलाह दी जा रही है। यह चेकिंग अभियान 3 महीने तक लगातार चलाया जाएगा। तो वही नगर पंचायत में लगभग 200 से 300 लोगों का अभी तक कनेक्शन चेक किया गया है, जिसमें लगभग 70 कनेक्शन के आसपास काटा जा चुका है। जो चोरी से विद्युत उपयोग कर रहे थे उनसे वसूली भी की गई। तो ये विद्युत विभाग की टीमें गठित कर प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुनवाते हैं जेई अवधेश पाल की बात। क्षेत्र में चेकिंग अभियान चल रहा है, किस तहत हो रहा और अभी तक आपने कितने लोगों का बिजली काटने का था, कितनी लोगों को बुलाया है कनेक्शन लेने की, इसके बारे में?
इसमें जो बिजली के बकाए वाले कनेक्शंस हैं और जो अनियमितता है, जहाँ विद्युत चोरी हो रही है, घरेलू की जगह कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं, सारे लोगों को चेकिंग किया जा रहा है। जो भी बकायेदार हैं 5000 के ऊपर, सबका डिस्कनेक्शन किया जा रहा है। सबको सबसे अनुरोध किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी अपने बकाये बिल को जमा करा दें, अन्यथा सभी का कनेक्शन काटा जाएगा। और जो भी घरेलू पे कमर्शियल विधा में उपयोग कर रहे हैं या लोड कम पे कनेक्शन है, उस पे अधिक लोड यूज कर रहे हैं, उनको लोड वृद्धि के लिए कहा जा रहा है कि अपना लोड बढ़वा लें। और मीटर जिसके यहाँ नहीं लगा हुआ है वो कृपया मीटर लगवा लें। और जो भी अगर कोई भी दिक्कत है तो पावर हाउस पे लगातार 3 महीने तक ये अभियान लगभग चलेगा। और सबसे ये निवेदन रहेगा कि सब लोग अपना बिल अप टू डेट करा करके रेगुलर जमा करें हर महीने। अब तक कितने लोगों को कनेक्शन काटा गया? अब तक इस टाउन एरिया में लगभग 230 से 300 कनेक्शन चेक किए गए, जिसमें लगभग 50 से 70 कनेक्शन के आसपास डिस्कनेक्ट किए गए हैं। जो चोरी से थे, जिसमें जो बकाये में थे, इन सब का डिस्कनेक्शन किया गया है और उन सब से जो है वसूली भी की गई है। कई लोग जमा भी किए हैं, कई लोग जमा करने के लिए कह रहे हैं, वो जमा भी करेंगे। ये जो आपका अभियान 3 महीने तक चलेगा, प्रतिदिन चेकिंग अभियान? हाँ, प्रतिदिन चेकिंग अभियान चलेगा। ये हमारे लगभग 3-4 टीमें बनाए हैं। सब लोग मिल करके, कभी जो है हम लोग रहते हैं सब साथ में, कभी जो है कोई दूसरे जगह किसी गांव में चेक कर रहा है, कभी जो है पूरे टाउन में सब लोग मिल करके चेक कर रहे हैं। एक तरफ से सबका चेकिंग करना है, सबको जो है अप टू डेट कर देना है और जो भी समस्याएं रहेंगी बिजली से संबंधित सबको दूर किया जाएगा इसमें। आगामी त्योहारों को देखते हुए आजमगढ़ की पुलिस अलर्ट मुद्रा में है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हर थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई जा रही है और संभ्रांत लोगों के बीच बैठक कर के आपसी हल से सभी मुद्दों का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कोतवाली में एक बैठक हुई, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट गौरव कुमार, एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह शामिल थे। यह बैठक आगामी बराफात त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 संक्रमण से बचाव व नियमावली का पालन करते हुए त्योहारों को मनाए जाने की अपील की गई। एसपी आजमगढ़ सुधीर सिंह ने बताया कि निर्धारित लोगों से अधिक लोग किसी भी कीमत पर कार्यक्रम में जुलूस में नहीं रहेंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह, एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गौरव कुमार व शहर कोतवाल के गुप्ता सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनवाते हैं आपको। देखिए, आज ये नगर कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग की गई है और जो साभान 12 भक्त को जुलूस निकालते हैं उसके जो इंजामिया हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। उनसे अनुरोध किया गया है कि जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसका पालन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएं। और जो रूट है, क्योंकि इस दिन 30 तारीख को बिलेरियागंज की मूर्तियाँ भी आएंगी, ये बात भी हुई है कि दोनों के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रखा जाए। इस बात को कल जब अनुमति होगी, कल मूव की जाएगी तो एसपी सिटी साहब और एडीएम सिटी साहब रूट का निरीक्षण भी करेंगे। ये बात तय हो गई है। और पूरे समय की पाबंदी को लगाते हुए, आदमियों की पाबंदी को लगाते हुए, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनको पालन कराते हुए परमिशन इसमें जारी की जाएगी। और इस बात पर सहमति हो गई और इसी के अनुसार ये 12 भात का त्यौहार जो है मनाया जाएगा। सुरक्षा दृष्टि से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाएंगे। जो पहले किए जाते रहे उससे बेहतर इंतजाम होंगे। जो मेन बात यह है कि जिस समय जो समय है उसके बीच में मूर्तियाँ भी निकलेंगी और ये जुलूस भी निकलेगा, तो उसके बीच में कोई टकराव ना हो, उसका इंतजाम किया। तो ये बात रखी कि दोनों के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप रहेगा, ताकि आगे पीछे होने पर भी कोई क्लैश ना होने पाए। तो इसका इंतजाम किया जाएगा, उसी के हिसाब से अनुमति भी प्रदान की। विशेष ड्यूटियाँ भी लगेंगी? हाँ, बिल्कुल, सारी ड्यूटियाँ लगेंगी। पीएससी इसमें लगेगी, पुलिस फोर्स इसमें लगेगा, एसपीओज भी इसमें लगेंगे। मेरे द्वारा अनुरोध किया गया है जो इंतजामिया है कि अपना वॉलेंटियर्स जो हैं वो अपने साथ रखें और बॉक्स बनाकर जुलूस को, यदि निकाला जाता है जुलूस को बॉक्स के अंदर, अपने वॉलेंटियर्स के बॉक्स के अंदर लेकर चलें। तो डाइवर्जन वगैरह क्या? देखिए, जब भी कोई जुलूस निकलता है डाइवर्जन अपना आप होता है, क्योंकि किसी भी वाहन के जुलूस के बीच में आने से बद इंतजामी होती है, उसमें उसकी एक्सीडेंट की संभावना रहती है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी किया जाएगा, और लेकिन इस ढंग से किया जाएगा कि लोगों को ज़्यादा परेशानी हो। जुलूस निकल जाएगा, ट्रैफिक खोला जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया का, आगे ट्रैफिक डाइवर्जन किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये जो कभी कभी ऐसा होता था कि तार नीचे लटके होने से उसमें टच होने से भी दुर्घटना हो जाती है।
तो एसपी साहब से मैंने ये अनुरोध किया है कि एक बार रूट को पूरा घूम कर देख लें और कहीं तार अगर नीचे हैं तो बिजली वालों के सहयोग से उन्हें तारों को कस दिया जाए, और कहीं बहुत नीचे है तो उस बीच में उन्हें उसकी बिजली उतनी एरिया की बिजली जो है बंद रखी।